अगर मैं आपसे कहूं कि अगस्त के पहले 15 दिनों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई ने भारतीय इक्विटी में करीब 16,621 करोड़ लगाए, तो शायद पहली नज़र में आपको लगेगा कि कहानी बस इतनी है कि विदेशी पैसा वापस इंडिया आ रहा है। लेकिन मेरी नज़र में इस खबर की असली कहानी है 16,621 करोड़ नहीं है। असली कहानी है ये पैसा जा कहाँ रहा है। क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ मार्केट में पैसा डाल रहे होते तो ये एक लिक्विडिटी स्टोरी होती। लेकिन जब वही इन्वेस्टर एक सेक्टर से पैसा निकालकर दूसरे सेक्टर में एग्रेसिवली डालते हैं तो ये पोर्टफोलियो रोटेशन बन जाता है। और अगस्त के पहले फोर्टनाइट में यही हुआ। सबसे बड़ा इन्फ्लो आया है फिनेंशियल सर्विसेज में 6,535 करोड़ का। इसके बाद ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 4405 करोड़, कंज्यूमर सर्विसेज 3398 करोड़, हेल्थ केयर 2901 करोड़ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2530 करोड़। दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग भी है। टेलीकम्युनिकेशन में करीब 3322 करोड़ का आउटफ्लो, कैपिटल गुड्स में 1556 करोड़, पावर में 1164 करोड़, रियलिटी में 1014 करोड़ और कंस्ट्रक्शन में करीब 404 करोड़ का आउटफ्लो रहा। ये डेटा सीडीएसएल के फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज एफपीआई डेटा से आता है। तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर वापस आ रहे हैं या नहीं। आज का असली सवाल है कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में वापस आकर खरीद क्या रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या रिटेल इन्वेस्टर को भी उसी डायरेक्शन में अपना पोर्टफोलियो देखना चाहिए। चलिए इसी पूरी कहानी को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। पहले ये 16,621 करोड़ की कहानी समझिए। अगस्त के पहले 15 दिनों में एफपीआईज ने इंडियन इक्विटीज में 16,621 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन इस नंबर को अकेले देखना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे ठीक पहले फॉरेन इन्वेस्टर कई महीनों तक लगातार सेलिंग कर रहे थे। मार्च में करीब 1.17 लाख करोड़, अप्रैल में लगभग 60,874 करोड़, मई में करीब 32,963 करोड़ और जून में करीब 49,340 करोड़ की सेलिंग हुई। इसके बाद जुलाई में ट्रेंड पलटा और फॉरेन इन्वेस्टर ने करीब 20,200 करोड़ की बाइंग की और अगस्त के पहले फोर्टनाइट में ही 16,621 करोड़ की बाइंग हो गई। यानी अगर हम सिर्फ पिछले 2 महीने को देखें तो पिक्चर काफी तेजी से बदली है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है। एफपीआई अभी भी 2026 में ओवरऑल नेट सेलर है, इसलिए अभी ये कहना कि फॉरेन इन्वेस्टर पूरी तरह इंडिया में वापस आ गए हैं, ये जल्दबाजी होगी। ये अभी ज़्यादा सही तरीके से नहीं कहा जा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में सेलेक्टिव री एंट्री शुरू की है और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलेक्टिव री एंट्री में मार्केट का हर स्टॉक नहीं चलता। कुछ सेक्टर और कुछ कंपनियां डिस्प्रपोर्शनेट फायदा उठा सकती हैं। और सबसे बड़ा सिग्नल फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज 6535 करोड़ का वैल्यू आया। ये अगस्त के पहले फोर्टनाइट का सबसे बड़ा एफपीआई इनफ्लो है। और खास बात यह है कि जुलाई के आखिरी फोर्टनाइट में फाइनेंशियल सर्विसेज में फॉरेन इन्वेस्टर ने करीब 2670 करोड़ की सेलिंग की थी। यानी सिर्फ 2 हफ्तों में लगभग 9204 करोड़ का टर्न अराउंड। ये छोटा बदलाव नहीं है। अब सवाल है कि फॉरेन इन्वेस्टर फाइनेंशियल्स में क्यों लौट रहे हैं। इसके पीछे कई लेयर्स हैं। पहली लेयर क्रेडिट ग्रोथ। रीसेंट कमेंट्री में डोमेस्टिक लैंडिंग ग्रोथ करीब 17 से 18% ईयर ऑन ईयर तक पहुंचने की बात सामने आई है, जिसमें कॉरपोरेट क्रेडिट के साथ एग्रीकल्चर और रिटेल क्रेडिट भी मजबूत रहे हैं। अगर क्रेडिट ग्रोथ मजबूत है तो बैंकिंग और लीडिंग बिजनेसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोन बुक ग्रोथ मजबूत रहती है। दूसरी लेयर है एसेट क्वालिटी। पिछले कई वर्षों में इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने स्ट्रेस्ड एसेट की बड़ी सफाई देखी है। आज बड़े प्राइवेट बैंक्स की बैलेंस शीट पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। तीसरी लेयर है प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मलाइजेशन।
अगर क्रेडिट ग्रोथ बनी रहती है और क्रेडिट कॉस्ट नियंत्रित रहते हैं तो आरए और आरओई में इम्प्रूवमेंट का स्कोप बनता है। और इसी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर फाइनेंशियल्स को सिर्फ एक साइक्लिकल ट्रेड की तरह नहीं बल्कि अर्निंग विजिबिलिटी के रूप में देखते हैं। फाइनेंशियल्स में स्टॉक इन्वेस्टर क्या देखें? रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफपीआई ने फाइनेंशियल सर्विसेज में 6535 करोड़ लगाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर कोई भी बैंक खरीद लेना है। सेक्टर फ्लोज और स्टॉक सिलेक्शन दो अलग चीजें हैं। फाइनेंशियल्स को मैं ब्रॉडली 4 बकेट में देखूंगा। पहला बकेट लार्ज प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा। यहाँ फोकस होना चाहिए लोन ग्रोथ, एनआईएम ट्रेजेक्ट्री, क्रेडिट क्रॉस, आरओए, आरओई, डिपॉजिट ग्रोथ और वैल्यूएशन पर। अगर अर्निंग ग्रोथ मजबूत है लेकिन वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर पहुंच चुका है तो सिर्फ एफपीआई बाइंग के कारण स्टॉक खरीदना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, पीएसयू बैंक। यहाँ नाम होंगे जैसे स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक को इन्वेस्टर वॉच लिस्ट में रख सकता है। लेकिन पीएसयू बैंक को सिर्फ क्रेडिट ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, एसेट क्वालिटी, स्लिपेज, प्रोविजनिंग और कैपिटल एडिक्वेसी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बकेट एनबीएफसी का। ये सेगमेंट भी इंटरेस्टिंग है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और दूसरे क्वालिटी लेंडर्स भी यहाँ वॉच लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी में एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स। अगर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है और लैंडिंग यील्ड उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है तो मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। इसलिए एनबीएफसी को बैंक की तरह नहीं बल्कि थोड़ा अलग बिजनेस मॉडल के साथ एनालाइज करना चाहिए। चौथा, इंश्योरेंस एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स में बढ़ती भागीदारी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम्स हैं। इसलिए फाइनेंशियल सर्विसेज की कहानी सिर्फ बैंक्स तक लिमिटेड नहीं है और शायद यही कारण है कि फॉरेन इन्वेस्टर इन सेक्टर को 3 से 5 साल की विजिबिलिटी के नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, गुड सेक्टर खराब वैल्यूएशन पे लिया जाए तो बैड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दूसरा सिग्नल, ऑटो एंड फाइनेंशियल्स। ऑटो बाद में इनफ्लो आया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 4405 करोड़ आए और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑटो एक प्योर डोमेस्टिक डिमांड स्टोरी भी है और अर्निंग स्टोरी भी है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में इंडिया इनकॉर्पोरेशन की रेवेन्यू ग्रोथ करीब 19.4% ईयर ऑन ईयर रही, जो कम से कम 9 क्वार्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण क्वार्टरली परफॉर्मेंस थी। ऑटो, बैंकिंग, मेटल और फार्मा ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ऑटो में इन्वेस्टर को सिर्फ व्हीकल सेल नहीं देखनी चाहिए, उसे देखना चाहिए रूरल डिमांड, अर्बन डिमांड, एसयूवी मिक्स, प्रीमियमाइजेशन, ईवी ट्रांजिशन, कमोडिटी कॉस्ट, डिस्काउंटिंग, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी और ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑटो में कौन से सेक्टर रडार पे हो सकते हैं? अगर हम सेक्टोरल बेनिफिशियरीज की रिसर्च बास्केट बनाएं तो मारुति, महिंद्रा, टीवीएस, टाटा मोटर्स और सेलेक्टेड ऑटो कंपोनेंट कंपनियां होनी चाहिए रडार पे। लेकिन एक बात फिर, ये एफपीआई ने इन स्टॉक्स को खरीदा ऐसा दावा नहीं है। ये सेक्टोरल लेवल एनालिसिस है और स्टॉक सिलेक्शन करते समय इंडिविजुअल कंपनी की अर्निंग ट्रेजेक्टरी आपको देखनी होगी। उदाहरण के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में एसयूवी और फार्म इक्विपमेंट दोनों बिजनेसेस की डायनेमिक्स अलग है। मारुति में पैसेंजर व्हीकल्स और हाइब्रिड ईवी ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है। टीवीएस मोटर में प्रीमियम टू व्हीलर्स और ईवी एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। और ऑटो कंपोनेंट में एक्सपोर्ट एक्सपोजर और ग्लोबल एईएम साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी एक ही सेक्टर के अंदर विनर्स भी हो सकते हैं अलग अलग। कंज्यूमर सर्विसेज की बात करते हैं, ये सबसे अंडररेटेड सिग्नल है। तीसरे नंबर पे कंज्यूमर सर्विसेज में एफपीआई के आए 3398 करोड़ और यही वो जगह है जहां मुझे फॉरेन इन्वेस्टर की सोच का एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर अब सिर्फ इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी नहीं देख रहे, वे इंडियन कंज्यूमर को भी देख रहे हैं। और यही थीम पिछले कुछ महीनों के सेक्टोरल डेटा में भी दिखाई देती है। जुलाई में भी कंज्यूमर सर्विसेज एफपीआई बाइंग के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज में था। इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर शायद ये बेट कर रहे हैं कि इंडियन हाउस होल्ड कंजम्पशन आने वाले वर्षों में अर्निंग्स का बड़ा ड्राइवर बना रहेगा।
इस थीम्स में बिजनेसेस अलग अलग हो सकते हैं, रिटेल, ट्रैवल, रेस्टोरेंट्स, डिजिटल कंजम्पशन, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और प्रीमियम कंजम्पशन। इसलिए जैसे कि आप ध्यान रखते हैं, इटर्नल, इंटरग्लोब एविएशन, ट्रेंट कंजम्पशन थीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर वही रूल, सेक्टर फ्लो को देखकर स्टॉक मत खरीदिए, बिजनेस क्वालिटी, अर्निंग्स, वैल्यूएशन तीनों को एक साथ देखिए। हेल्थ केयर में 2901 करोड़ आए, डिफेंसिव नहीं ग्रोथ स्टोरी है ये। 2901 करोड़ का एफपीआई इनफ्लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हेल्थ केयर को अक्सर डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। लेकिन आज इंडियन हेल्थ केयर स्टोरी सिर्फ डिफेंसिव नहीं है। फार्मा कंपनीज में यूएस बिजनेसेस, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, सीडीएमओ, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, एपीआई, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक जैसे कई ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, और हेल्थ केयर अर्निंग्स में भी स्ट्रेंथ दिखाई दी है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के ब्रॉडर अर्निंग डेटा में हेल्थ केयर उन सेक्टर में रहा जहां ग्रोथ और इन्वेस्टर इंटरेस्ट दोनों दिखाई दिए। इस स्पेस में इन्वेस्टर सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, डिवीज लैब जैसे बिजनेसेस को अलग अलग थीम्स के लिए स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कंपनी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी फार्मा कंपनी के लिए यूएस एफडीए इशू या प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन पूरी थीसिस बदल सकता है। इसलिए हेल्थ केयर में सेक्टर बुलिशनेस का मतलब ऑटोमेटिक स्टॉक बुलिशनेस नहीं होता है। आईटी में करीब 2530 करोड़, क्या फिर से फॉरेन इन्वेस्टर आईटी की तरफ लौट रहा है? ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो 2530 करोड़ का वैल्यू आया, आईटी सेक्टर ने पिछले काफी समय में फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग देखी थी, इसलिए अगस्त का बाइंग सिग्नल एक पॉसिबल टैक्टिकल शिफ्ट दिखाता है। लेकिन आईटी की कहानी फाइनेंशियल्स और ऑटो से थोड़ी अलग है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, रेवेन्यू ग्रोथ वापस कब एक्सेलरेट होगा और उसके बाद मार्जिन कहाँ जाएंगे। एआई डिस्ट्रप्शन ने आईटी को पूरी वैल्यूएशन फ्रेमवर्क को बदल दिया है। एक तरफ एआई ट्रेडिशनल सर्विसेज को डिस्टर्ब कर सकता है, दूसरी तरफ एआई एडॉप्शन इटसेल्फ मैसिव टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग क्रिएट कर रहा है। इसलिए बड़े आईटी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों एक साथ मौजूद हैं। इस स्पेस में इन्वेस्टर्स टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो जैसे लार्ज प्लेयर को अर्निंग विजिबिलिटी, डील विंस, एट्रिशन, मार्जिन्स, एआई लेड रेवेन्यू और यूएस डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरा व्यू बहुत सिंपल है। आईटी में सिर्फ इसलिए एंट्री मत लीजिए कि एफपीआई बाइंग शुरू हो गई है। आपको देखना होगा कि बाइंग के बाद अर्निंग अपग्रेड भी आते हैं या नहीं, क्योंकि सस्टेनेबल रिट्रेशन के लिए लिक्विडिटी से ज़्यादा ज़रूरी है अर्निंग्स। अब आते हैं उन सेक्टर्स पर जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं, और अब तक हमने बाइंग देखी, लेकिन कई बार सेलिंग लिस्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे बड़ा आउटफ्लो टेलीकॉम में 3322 करोड़, फिर कैपिटल गुड्स में 1556 करोड़, पावर में 1164 करोड़, रियलिटी में 1014 करोड़, कंस्ट्रक्शन में 404 करोड़। अब इसका क्या मतलब है कि ये सेक्टर खराब हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलती रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है। एफपीआई सेलिंग का मतलब सेक्टर खराब नहीं होता। कई बार इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है, या फॉरेन इन्वेस्टर को दूसरे सेक्टर में बेहतर रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एफपीआई कह रहा है कि पावर खराब है। हो सकता है वो सिर्फ ये कह रहा हो कि इस वैल्यूएशन पर मुझे फाइनेंशियल्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल गुड्स और पावर में सेलिंग क्यों इंटरेस्टिंग है? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि इंडिया की लॉन्ग टर्म कैपेक्स स्टोरी अभी भी मजबूत है। फिर कैपिटल गुड्स और पावर में सेलिंग क्यों? मेरे हिसाब से इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वैल्यूएशन और पोजीशनिंग। पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस, कैपिटल गुड्स, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे थीम्स में बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग हुआ है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए सवाल हो सकता है कि फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, लेकिन करंट प्राइस में कितनी ग्रोथ पहले ही डिस्काउंट हो चुकी है। यानी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, लेकिन स्टॉक फिर भी महंगा हो सकता है, और यही वो पॉइंट है जहां सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर सेक्टर नहीं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखते हैं। रियलिटी में 1014 करोड़ की सेलिंग, ये क्या वार्निंग है?
रियल एस्टेट में फॉरेन सेलिंग को देखकर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन रियल एस्टेट फंडामेंटल्स और लिस्टेड रियलिटी वैल्यूएशन दोनों अलग चीज़ें हैं। हाउसिंग डिमांड मजबूत हो सकती है, प्रीमियम हाउसिंग मजबूत हो सकती है, ऑफिस डिमांड मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर लिस्टेड रियलिटी स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत तेज़ी से भाग चुकी है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। यानी बिजनेस बुलिश है लेकिन स्टॉक टेम्पररली एक्सपेंसिव हो सकता है। दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हैं और ये डिस्टिंक्शन हर इन्वेस्टर को सीखना चाहिए। सबसे बड़ा मैक्रो क्वेश्चन कि फॉरेन इन्वेस्टर वापस क्यों आ रहे हैं। अब इस पूरी स्टोरी का मैक्रो लेवल पे देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इंडिया में पैसा लगाने का डिसीजन सिर्फ निफ्टी की वैल्यूएशन से नहीं होता, उसे 5 चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर 1, वैल्यूएशन। अगर इंडियन इक्विटीज़ करेक्शन के बाद रिलेटिवली ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएं तो ग्लोबल कैपिटल वापस आ सकता है। दूसरा, अर्निंग्स। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में अर्निंग साइकिल में इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। NSE 500 कंपनीज के अर्निंग में करीब 21% ग्रोथ की रिपोर्ट आई है, जबकि स्मॉल और मिड कैप में पैट ग्रोथ लगभग लार्ज कैप से भी मजबूत रही है। लेकिन यहाँ एक कॉशन है, निफ्टी 50 की अर्निंग ग्रोथ इंप्रेसिव रही, मगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ग्रोथ का बड़ा हिस्सा कुछ बड़ी कंपनियों से आया। इसलिए इंडेक्स लेवल अर्निंग्स को देखकर हर स्टॉक में अर्निंग रिकवरी मान लेना गलत होगा। फॉरेन मनी के लिए यूएस इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस यील्ड्स नीचे आता है और ग्लोबल लिक्विडिटी आसान हो जाती है तो इमर्जिंग मार्केट्स को फायदा हो सकता है, लेकिन अभी पिक्चर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जुलाई मीटिंग में फेड ने रेट्स होल्ड किए और इन्फ्लेशन तथा एनर्जी रिस्क को लेकर कॉशंस बना हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर को फेड की हेडलाइन नहीं, यूएस 10 ईयर यील्ड देखना है। क्रूड ऑयल और रुपी समझिए सबसे बड़ा रिस्क, वो फैक्टर है जिसमें मैं पूरी एफपीआई स्टोरी का सबसे बड़ा रिस्क मानता हूँ क्रूड ऑयल। इंडिया एक बड़ा ऑयल इंपोर्टेंट है। अगस्त में ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 90 से 94 के जोन में पहुंचा हुआ है। इसका असर इन्फ्लेशन पे, करंट अकाउंट पे, रुपी पे, कॉर्पोरेट मार्जिन पे और अल्टीमेटली फॉरेन इन्वेस्टर सेंटीमेंट पे पड़ सकता है। रुपी भी अगस्त में लगभग अभी 95-96 पर डॉलर के आसपास प्रेशर में रहा, जबकि आरबीआई करेंसी वॉलेटिलिटी को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय रहा। यानी एक तरफ इंडिया की अर्निंग स्टोरी बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ क्रूड और करेंसी रिस्क भी मौजूद है। इसलिए एफपीआई कमबैक अभी भी कंडीशनल है। आरबीआई की पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने अगस्त मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज रखा, लेकिन सेंट्रल बैंक की कमेंट्री में इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर कॉशन बढ़ा है, खासकर हायर ऑयल प्राइसेस के कारण। साथ ही आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 27 ग्रोथ फॉरकास्ट को 6.7% तक बढ़ाया है। ये कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रोथ मजबूत है लेकिन इन्फ्लेशन रिस्क वापस आ सकता है। इसलिए आगे रेट कट्स की कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी कुछ महीनों पहले लग रही थी। और फाइनेंशियल स्टॉक्स के लिए ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट, डिपॉजिट कॉस्ट, लेंडिंग ग्रोथ और क्रेडिट डिमांड सभी आपस में जुड़े हुए हैं। एक और हिडन सिग्नल है, फॉरेन मनी सिर्फ इक्विटी में नहीं है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह भी है कि फॉरेन इन्वेस्टर डेट मार्केट में भी एक्टिव रहे। अगस्त के पहले हाफ में इक्विटी के साथ साथ डेट इंस्ट्रूमेंट में भी फ्लोज आए। सीडीएसएल के डेटा में डेट एफएआर और अन्य डेट रूट्स में एक्टिविटी दिखाई देती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया को सिर्फ हाई ग्रोथ इक्विटी मार्केट की तरह नहीं, बल्कि ब्रॉड एसेट एलोकेशन डेस्टिनेशन की तरह देख रहे हैं। और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी अगस्त 14 तक करीब 716 बिलियन डॉलर रिजर्व पहुंच गए। ये एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बैकड्रॉप है। लेकिन क्या इसका मतलब अब निफ्टी में बड़ी रैली आने वाली है? सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर का सवाल यही होता है, क्या 16,621 करोड़ एफपीआई बाइंग निफ्टी की रैली करवा देगी? मेरा जवाब है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में 3 अलग अलग फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तो एफपीआई की बाइंग जो पॉजिटिव है हमारे लिए, दूसरी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फ्लोज यानी म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी और अन्य डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अब मार्केट के लिए बड़ा काउंटर वेट बन चुके हैं। तीसरा फोर्स अर्निंग्स का, लॉन्ग टर्म में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अर्निंग्स बढ़ती है और वैल्यूएशंस रीजनेबल रहती है तो एफपीआई बाइंग रैली को एम्पलीफाई कर सकती है। लेकिन अगर एफपीआई लिक्विडिटी आती है और अर्निंग डिसअपॉइंट करती है तो रैली टिकाऊ नहीं होगी। मेरे हिसाब से इस पूरे डेटा का सबसे बड़ा
संदेश है कि अगर मुझे इस पूरी खबर को सिर्फ एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो मैं कहूँगा फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से भाग नहीं रहे हैं, वे इंडिया के अंदर अपना पोर्टफोलियो बदल रहे हैं और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनकी प्रेफरेंसेस अभी दिखाई दे रही हैं फाइनेंशियल्स, ऑटो, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, सेलेक्टिव आईटी की तरफ, और दूसरी तरफ टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, पावर, रियलिटी में सेलेक्टिव सेलिंग भी दिखाई दे रही है। ये एक क्लासिकल सेक्टर रोटेशन है। स्टॉक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एफपीआई डेटा को 3 लेयर फ्रेमवर्क में इस्तेमाल करना चाहिए। फॉलो द मनी, लेयर 1, पहले देखिए कि पैसा किस सेक्टर में जा रहा है। अभी जा रहा है फाइनेंशियल्स, ऑटो, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, आईटी, उसमें स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। दूसरा लेयर 2, फॉलो द अर्निंग्स, फिर देखिए उस सेक्टर में अर्निंग्स अपग्रेड आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मनी लॉन्ग टर्म में अर्निंग के पीछे जाता है। और थर्ड लेयर, फॉलो द वैल्यूएशन, और आखिर में आता है वैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छी स्टोरी पर बहुत महंगे वैल्यूएशन पे। तो इसलिए मेरी इन्वेस्टर वॉच लिस्ट, अगर मैं इस डेटा के आधार पे एक रिसर्च वॉच लिस्ट बनाऊं तो मैं सेक्टर्स को इस तरह से मॉनिटर करूंगा। फाइनेंशियल्स में कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। वहीं इसको फर्दर मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा बेस्ड अपॉन एनआईएम, आरओए, आरओई, एसेट क्वालिटी, क्रेडिट ग्रोथ, वैल्यूएशन। ऑटो में अगर मैं वॉच लिस्ट में रखूं तो नेचुरली मारुति, महिंद्रा, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर, इन सब को रखूंगा, और सेलेक्टेड ऑटो एंसिलरी भी। और इसको फर्दर फिल्टर करूंगा बेस्ड अपॉन वॉल्यूम ग्रोथ, एसयूवी मिक्स, रूरल डिमांड, ईवी ट्रांजिशन, मार्जिन्स, कमोडिटी कॉस्ट। आईटी में अगर देखना है तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक, विप्रो, इसमें फोकस हमें रखना पड़ेगा डील विंस और रेवेन्यू ग्रोथ और एआई लेड बिजनेसेस कितना ग्रो हो रहा है, इन सब पे। यूएस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, वैल्यूएशन, सब पे। और अगर हेल्थ केयर में देखना होगा तो फिर वही नाम, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, डिवीज लैब। और इसको फर्दर हमें फिल्टर करना है बेस्ड अपॉन यूएस बिजनेस, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, रेगुलेटरी रिस्क और मार्जिन ट्रेजेक्टरी के बेसिस पे। वहीं अगर कंज्यूमर सेक्टर की बात करें तो इटर्नल, ट्रेंट, इंटरग्लोब एविएशन, सेलेक्टेड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज कंपनी भी हैं, और इसको हमें फोकस करना पड़ेगा कंज्यूमर स्पेंडिंग, सेम स्टोर ग्रोथ, फुटफॉल्स, प्रीमियमाइजेशन, यूनिट इकोनॉमिक्स और वैल्यूएशन के आधार पे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये एफपीआई की इंडिविजुअल स्टॉक बाइंग लिस्ट नहीं है, ये सेक्टर रोटेशन के आधार पे बनाई गई रिसर्च वॉच लिस्ट है। अब सबसे बड़ा ट्रैप क्या हो सकता है? थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है। क्या फॉरेन इन्वेस्टर गलत हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और क्या एफपीआई बाइंग के बाद स्टॉक गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी परफेक्ट नहीं होते हैं, उनके पास बेहतर रिसर्च होती है, ज़्यादा कैपिटल होता है, लेकिन उन्हें भी मैक्रो शॉक, वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन और अर्निंग सरप्राइज का सामना करना पड़ता है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे खराब स्ट्रैटेजी होगी कि एफआईआई ने खरीदा तो मैं भी चल के खरीद लूँ। बेहतर स्ट्रैटेजी होगी कि एफआईआई ने खरीदा क्यों, और उसके बाद क्या मुझे वही रीज़न कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट और अर्निंग्स में दिखाई दे रहे हैं। अगर हाँ, तभी आगे बढ़िए, अदरवाइज यहीं रुक जाइए। दोस्तों, उम्मीद है इंसाइट मिली होगी आपको एफपीआई बाइंग के बारे में और उससे रिलेटेड सेक्टर्स के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है कि कौन सा सेक्टर आपके हिसाब से आने वाली छमाही में सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे किसी इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।